हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंगली जो लाइन टू लाइन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। हर बात का मतलब जानेंगे और हर बात को इजी भाषा में ट्रांसलेट भी करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक से रिलेटेड एक दो बातें हैं वो आपके साथ क्लियर करनी ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की बात बाद में करते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये वो एनर्जी है जो एक बॉडी के पास होती है जो कि उसकी शेप या पोजीशन की वजह से उसके अंदर आती है। जैसे कि आपके पास एक बैलून है, उसके अंदर आपने हवा भरी है। अब आप क्या करोगे, उसको अगर कंप्रेस करोगे तो वो बैलून कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ही आपके द्वारा लगाई हुई फोर्स रिमूव हो जाएगी, वो बैलून अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने उस बैलून को कंप्रेस किया तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई और उस स्टोर एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने अपनी वाली फोर्स को हटाया, उस पोटेंशियल एनर्जी ने दोबारा उस बैलून को, गुब्बारे को ओरिजिनल शेप में कर दिया। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो ग्राउंड पे है, ज़मीन पे है, मैं उसे ऊपर उठा लेता हूँ और वहाँ पे उसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ तो वो नीचे आता है ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ है कि जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाया तो फिर उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। और जैसे ही मैंने अपनी वाली फोर्स को हटा दिया, ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ पुल कर लिया और इसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आपने धनुष तो देखा होगा, जब तीर लगाना होता है तो हम लोग धनुष को पीछे की तरफ पुल करते हैं। ऐसा करने पर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे हम उसको रिलीज़ करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और आपका जो एरो है, जो तीर है, वो आगे की तरफ मूव करता है। तो ये कुछ सिंपल से केसेस हैं जिसके बारे में हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी के संबंध में। अब बात करेंगे स्प्रिंग की, बात करते हैं। स्प्रिंग क्या चीज़ है? एक बार मैं आपके सामने एक स्प्रिंग यहाँ पर लेकर आता हूँ और फिर आपको आगे की कहानी के बारे में बयां करता हूँ। इस समय मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये जो स्प्रिंग है, अगर मैं इसको अभी कंप्रेस कर रहा हूँ और मैं अगर अपनी वाली एनर्जी को यहाँ पर रिलीज़ कर दूँ, हटा दूँ, तो ये स्प्रिंग आप देख सकते हो ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। इसी तरीके से अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर दूँ और इसको फिर रिलीज़ कर दूँ तो आप देखोगे कि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो इससे स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसी एनर्जी को वी कॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब चलते हैं इसकी कहानी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने डन करनी है। सुनिए, स्प्रिंग फोर्स एक एग्जाम्पल है उस वेरिएबल फोर्स की जो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव यहाँ पे एक शब्द है, कंजर्वेटिव, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो कि सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है या पोजीशन क्या है। यानी कि आपके पास एक ऐसी फोर्स है जिसकी वैल्यू सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड करती है कि उसका स्टार्टिंग कहाँ पे है और उसका एंड कहाँ पे हो रहा है। यानी कि रास्ते पे वो डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये मैटर नहीं करता कि वो पॉइंट ए से बी तक कैसे आया,
ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, नो डिपेंडेंसी। कोई पाथ हो तो अगर वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंसी होती है, तो उसे वी कॉल कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है, जो हमारे पास एक स्प्रिंग फोर्स है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। इन बिटवीन रास्ते पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं होता। आगे सुनो, फिगर में एक ब्लॉक दिखाया गया है। अब इस फिगर की बात कर रहे हैं, एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, और इस ब्लॉक को हमने अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ। ये स्प्रिंग है आपका, तो इस स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ हमने अटैच कर दिया है, एंड रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये बॉक्स एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट में है। स्मूथ का मतलब ये हो गया है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पर ज़ीरो है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक को एक स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है, टाई अप किया हुआ है। अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू अ रिजिड वॉल। स्प्रिंग का दूसरा एंड एक वॉल के साथ अटैच है। वॉल रिजिड यानी कि मूवेबल नहीं है, दीवार है। स्प्रिंग को हमने माना है कि वो बहुत लाइट हल्का है और मासलेस है, मतलब हम लोग उसका मास नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे, क्योंकि आपके पास जो ब्लॉक है वो काफ़ी हैवी होगा एज कंपेयर टू स्प्रिंग। In an ideal spring, the spring force Fs is proportional to x, where x is the displacement of the block from the equilibrium position. अभी हमारा जो x है वो ज़ीरो पे है, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम मान रहे हैं, मतलब कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई फोर्स लग भी रही है तो उसको कैंसिल करने के लिए कोई और फोर्स भी वहाँ पर एक्ट कर रही है। अब उन्होंने बोला कि जो स्प्रिंग फोर्स है उसको डिनोट करेंगे एफ एस के साथ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, जहाँ पर एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके दो केस हम लोग बनाएंगे। पहले केस में क्या हो, ये फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये हमारा स्प्रिंग है, एक सेकंड, हम लोग को इसके अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए, ऐसे, और ये स्प्रिंग, ये x ज़ीरो पे है, और ये हमारा बॉक्स थोड़ा सा आगे होगा। हमने क्या किया, इस ब्लॉक को यहाँ से होल्ड किया और इसको इस तरफ खींचा, तो खींचने से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंशन में आ जाएगा, और इसके अलावा ये तो वॉल हो गई आपकी और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई। तो एक केस ये हो गया, यहाँ से लेकर ओके, इन्होंने ब्लॉक प्रॉपरली आगे किया हुआ है, सपोज कर लो ब्लॉक प्रॉपरली आगे किया हुआ है, तो हम लोग एज पर डायग्राम भी बना रहे हैं, तो ब्लॉक आगे कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है इसको उन्होंने x मान लिया, तो x डिस्टेंस जो है वो ब्लॉक हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। एक केस और है, ये x ज़ीरो है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंप्रेस किया, ऐसे जोर लगाया और स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो ब्लॉक अब भी डिस्प्लेसमेंट हम x ही ले रहे हैं, लेकिन पहले आपका जो ब्लॉक था वो राइट साइड में मूव हुआ है, अब ये लेफ्ट साइड में मूव हुआ है। खैर, इन्होंने बोला है कि जो स्प्रिंग की फोर्स होगी वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, चाहे कंप्रेस है चाहे एक्सटेंशन है। अब स्प्रिंग फोर्स पहले केस में ज़ीरो है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, x की वैल्यू ज़ीरो है। अब हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो इस डायरेक्शन में की है, ये हमारी फोर्स अप्लाइड है, तो जो स्प्रिंग की फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी,
उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, क्योंकि स्प्रिंग उसको क्या करेगा, वापस ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी इस तरफ है, तो यू कैन से कि जो फोर्स लग रही है वो नेगेटिव है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, जो फोर्स हमने अप्लाइड की है वो लेफ्ट साइड है, तो स्प्रिंग की फोर्स क्या लगेगी, स्प्रिंग की फोर्स लगने वाली है इस डायरेक्शन में Fs, और स्प्रिंग की फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो इस साइड मूव कर रहा है। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है x, और इस तरफ को हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो स्प्रिंग की फोर्स उधर लग रही है उस तरफ, तो इसलिए वो पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हमने जो अप्लाई किया फोर्स का, तो इसलिए x नेगेटिव है। और हम लोग इसकी बात कर रहे हैं Fs की, यानी स्प्रिंग फोर्स की, हम लोग अप्लाइड फोर्स की बात नहीं कर रहे। तो फोर्स लॉ फॉर द स्प्रिंग इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो इसको जो फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग की, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हुक्स लॉ। और इसके अकॉर्डिंगली Fx इज इक्वल टू माइनस का kx, यानी इसे हटाएंगे तो माइनस का kx लगेगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन दोनों केसेस में ऑपोजिट है, तो इसीलिए अगर Fs उधर है तो x इधर होगा, Fs अगर इधर है तो x उधर होगा। तो दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ या स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू माइनस kx, जहाँ पर k क्या है, k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, k जो है वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर हम लोग k का फॉर्मूला बनाएं तो Fs अपॉन x बन जाएगा विद नेगेटिव। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो यानी कि न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स। तो ये किसका निकल के आ गया यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट निकल कर आ गया। तो अगर आपके पास k की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है x की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी कि आपको स्प्रिंग को डिस्प्लेस करवाना डिफ़िकल्ट है। और ऐसे स्प्रिंग को अपन स्टिफ हार्ड स्प्रिंग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से ही अपनी शेप चेंज करता है। तो k ज़्यादा होने का मतलब यही है कि डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा कम होगी। ओके, तो स्प्रिंग ये हो गया। अब हम लोग को वर्क डन निकालना है, फोर्स निकल गई तो वर्क डन भी निकालेंगे। कैसे, उसको अपन इरेज कर देते हैं। वर्क डन कितना किया है, किसने किया है, स्प्रिंग ने। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाई dx, वेयर dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और F के पैर में ऐसे डालेंगे क्योंकि ये स्प्रिंग के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन है। और हम लोग लेट कर लेंगे कि इनिशियली हमारा जो स्प्रिंग है वो 0 पॉइंट पे है, और फिर किसी टाइम पर वो xm पोजीशन पर चला गया। मतलब सपोज कर लो दिस इज द पोजीशन xm, सपोज कर लिया हम लोगों ने। तो 0 से लेकर xm तक फोर्स। अब F फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखा माइनस का k x dx, 0 से xm, माइनस का k बाहर x dx। x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 बाहर निकाल देंगे, k अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आपके पास आ गया 1/2 k x स्क्वायर m माइनस। तो इसका मतलब है जो स्प्रिंग है आपका वो इतना वर्क डन करने वाला है। अगर आप स्प्रिंग को चाहे खींच रहे हो एक्सटेंशन में, चाहे कंप्रेस कर रहे हो,
एक्स एम इतने डिस्टेंस के लिए कितना वर्क डन होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर एम। और नेगेटिव का साइन ये है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है वर्क डन की एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्प्रिंग की बात हो रही है। तो हम लोग क्या है यहाँ पर एक और डायग्राम बनाया हुआ है इन्होंने ग्राफिकल समझाने के लिए इसी वर्क डन को, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। ओके, अब जैसे कि ये जो वर्क डन आया है वो नेगेटिव आया है, लेकिन जो भी फोर्स इसको खींच रही है स्प्रिंग को या फिर कंप्रेस कर रही है वो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अगर स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव है तो जो उसके उलट लग रहा होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये चीज़ है, एक ग्राफ होता है हुआ इन्होंने। देखिए ग्राफ क्या है, फोर्स एफ एस और एक्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये ऐसी लाइन जा रही है, ओरिजिन से पास करेगी, इस पॉइंट को एक्स एम लेट किया, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट ए है, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, बस ये है। अब देखिए हमने क्या देखा है कि फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स वो माइनस का के एक्स है, और अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 करता हूँ तो एफ एस की 0 हो जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो जो फोर्स है वो आपकी क्या होगी यहाँ पर, नेगेटिव होगी। अगर आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो, मतलब स्प्रिंग को आप खींचते हो, एक्सटेंशन देते हो, तो जो फोर्स है वो आपकी क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। वो हालांकि इधर भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देखिए जब आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो जो फोर्स है वो भी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है। इसी तरीके से अगर आपने एक्स को नेगेटिव लिया, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो नेगेटिव एक्स का है और एक नेगेटिव ये है, तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो पॉजिटिव होगी, और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ये पॉजिटिव है और जो फोर्स अप्लाइड की जा रही है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे वही है कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मान लो ये प्लस का 1 है, ये 2 है, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, f की है, क्योंकि एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर इन्होंने कहा कि आपने वर्क डन निकालना है। हमने वर्क डन क्या निकाला, माइनस का 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। कहते हैं अब निकालो जी इसको, लोग निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा, ये एक ट्रायंगल है, तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। 1/2 बेस 0 से लेकर एक्स एम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरा ये वाला ए बी, और ये कितना दिया हुआ है उन्होंने, एक सेकेंड। तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो फोर्स का आता है, और फोर्स का परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स। हमने ये एफ एस किया हुआ है तो माइनस के एक्स। तो आप देख सकते हो कि जो एरिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का वो वर्क डन हमें देगा बाय स्प्रिंग। तो ये देखिए आपके पास सेम जो है वो रिलेशन बन गया जो आपने पहले बनाया था, ये वाला रिलेशन। तो इस तरीके से आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि सेम आपको मेथड, सेम आपको आंसर मिलेगा। ओके, अब हम लोग इसको एक बहुत ही सिंपल जनरल सी आपको स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला टाइप देते हैं कि कैसे हम लोग अब इसको दिमाग में रख सकते हैं। हमने सपोज करने की वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा, F इंटू डी एक्स। अब हम लोग पोजीशन ले लेते हैं x1 से x2, तो
एफ का फॉर्मूला, एफ एस का फॉर्मूला माइनस के एक्स, जहाँ पर माइनस के हमने बाहर निकाल दिया, एक्स वन एक्स टू, एक्स की इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, फाइनल पोजीशन एक्स टू है, इनिशियल एक्स वन है, तो ये 1/2 के एक्स टू स्क्वेयर माइनस एक्स वन स्क्वेयर, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं, ये नेगेटिविटी है हमारे पास, माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस, तो ये जो है ये आपके पास इनिशियल वर्क डन हो गया और ये आपके पास फाइनल वर्क डन हो गया। तो जिसको इन्होंने मतलब इसी फॉर्म में ही बस लीव आउट कर दिया है, बस ये आप इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है कैसे, कि अब अगर आप किसी पोजीशन x1 से सपोज कर लेते हैं, ये पोजीशन x1 है और ये पोजीशन x2 है, यहाँ पे आप स्प्रिंग मान के चलो कि पहले स्प्रिंग x1 पे था फिर x2 पे आया, तो वर्क डन आपका ये आया। अब अगर सपोज करो आप कंप्रेस करते हो यानी कि x2 से x1, तो होगा क्या, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो कह रहे हैं। आप इसको इरेज करते हो पहले, तो देखिए हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं यानी कि x2 से x1। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। जो x की इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वेयर बाय 2 होती है, तो माइनस का 1/2 के x1 स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यू विल गेट माइनस का हाफ के x1 स्क्वेयर प्लस 1/2 के x2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो हमारा वर्क डन में जो था स्प्रिंग के द्वारा किया हुआ, उसमें x1 वाली टर्म प्लस है और x2 वाली टर्म नेगेटिव है। और जब मैं कंप्रेस की बात करता हूँ, स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग में x1 वाली टर्म नेगेटिव होगी और x2 वाली पॉजिटिव होगी, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और अगर टोटल वर्क डन 0 है तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ये डिपेंड करती है। तो ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में और भी कुछ बातें हैं। तो ये जो वर्क डन हो रहा है स्प्रिंग के द्वारा, तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि जब भी आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं, और वही पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करवाती है ताकि जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस एक्वायर कर ले। तो अभी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो स्प्रिंग है उसको इन्होंने V ऑफ x का मतलब क्या है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए x यूज़ करता हूँ तो किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, V लिख देंगे। तो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है, हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल है।
किसी पॉइंट पर जो वर्क डन किया जा रहा है स्प्रिंग के द्वारा, या हमने जो वर्क डन किया है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो ये जो वर्क डन किया जा रहा है ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो V इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव करो, dV/dx। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो यानी कि dV/dx इज इक्वल टू के एक्स हो गया। अगर मैं दोनों तरफ माइनस का साइन लगा दूं, माइनस का dV/dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स बाय स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें फोर्स बाय स्प्रिंग जी जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन में मिल जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास इन्होंने बोल लिखा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमें पता है कंजर्व होती है, यानी कि फिक्स होती है। तो इन्होंने कोई 2 पॉइंट्स की बात की है जिसकी मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ कि क्या कहानी है। ओके, थोड़ा विजुलाइज करेंगे क्योंकि एक ही डायग्राम के अंदर मैंने 3 सिचुएशन बनाई हैं। ये हमारा स्प्रिंग है और ये अपनी वॉल है और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल यहाँ पे लगा लो, ये फर्स्ट पोजीशन है जहाँ पे मेरा ब्लॉक रखा हुआ है और मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो ये जो डिस्टेंस है वो XM है राइट साइड की तरफ, और जो मैंने इसको कंप्रेस किया तो ये सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट XM है, लेफ्ट साइड की तरफ है। तो स्ट्रेच और कंप्रेस एक ही के थ्रू आपको समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए हमने क्या बोला अभी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल जो एनर्जी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू हर जगह पर हर पॉइंट पर सेम मिलेगी। अब अगर मैं पॉइंट XM की बात करता हूँ, एट XM, तो जब मैंने स्प्रिंग या ब्लॉक को स्ट्रेच किया तो वो यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट पर अभी स्प्रिंग के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 1/2 के XM स्क्वायर। जो फॉर्मूला हमने बनाया था वहाँ पे 1/2 के एक्स स्क्वायर आ रहा था। तो अभी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर जो एनर्जी है स्प्रिंग की वो 1/2 के XM स्क्वायर है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई है स्प्रिंग में, तभी तो जब मैं इसको यहाँ पे रिलीज़ कर दूंगा तो ये मूव करेगा क्योंकि ये अपने ओरिजिनल उसमें वापस जाना चाहता है। ओके, अब सपोज करो -XM से लेकर XM के बीच में कोई भी वैल्यू है रैंडमली X वैल्यू, मान लो यहाँ पे है वैल्यू कितनी है, यहाँ पर X है। तो इस पॉइंट पर जो आपका स्प्रिंग है या जो आपका ब्लॉक है उसके पास दोनों एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इसको मैंने क्या मान लिया है, इस पॉइंट को मैंने X मान लिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एनर्जी एट एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट X इज इक्वल टू, एट X लिख दो, बस X लिख दो कि X पोजीशन पे। तो यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी है। अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब 0 से लेकर यहाँ के बीच की दूरी x है, और साथ में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। व्हाट इज m, मास, व्हाट इज v, वेलोसिटी। तो यानी कि यहाँ पर जब आपका स्प्रिंग मूव कर रहा है इस पॉइंट पे सपोज कर लो, तो दोनों एनर्जी है उसके पास। अभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो लॉ ऑफ जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या बोलेगा कि जितनी एनर्जी, इसका मतलब यहाँ पे थी, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर इस पॉइंट पर भी होगी।
दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास रिलेशन ड्राइव हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बात हो गई। अब अगर मैं बात करूँ, हम लोग अगर पॉइंट की बात करें, किस पे बात करेंगे, उन्होंने एक्स एम की बात की है। ओके, अब हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे। इस पॉइंट पे क्या होगा, ये हमारा एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो मैं क्या लिखूँगा, एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि मैं इसको 0 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने वी नोट लगा दी, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। क्योंकि आपका स्प्रिंग यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, आपका वो स्प्रिंग आगे तक मूव करेगा, क्योंकि वो इस और इस पोजीशन के बीच में ऑस्किलेट करता रहेगा। अगर एनर्जी का कोई भी लॉस और फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो, जो कि आइडियली पॉसिबल नहीं होता। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे कि जितनी एनर्जी यहाँ पर है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, उतनी ही एनर्जी एम पॉइंट पर भी होगी। और एम पर सिर्फ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर एम। ये एम मतलब यहाँ की पोजीशन की बात हो रही है। 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, तो मेरे पास ये बचेगा। मुझे वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देना है, के अपॉन एम एक्स स्क्वायर एम। और जब मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँगा तो के अपॉन एम यहाँ पे रूट में आ जाएगा और एक्स एम बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बन गया कि फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो, एम हो गया मास ऑफ स्प्रिंग, और मास ऑफ स्प्रिंग कह लो या मास ऑफ ब्लॉक कह लो, ब्लॉक ही कहोगे, ब्लॉक ही की आप मूव करवा रहे हैं। और एक्स एम क्या हो गया, पोजीशन जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार है। के अपॉन एम के डायमेंशन की बात की है, चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये फोर्स कांस्टेंट है, दैट इज एफ बाई एक्स, और नीचे मास है। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस 2। एक्स यानी कि डिस्टेंस है तो एल हो गया, एम मास है यानी कि एम हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो एम और एल जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यू आर गेटिंग टी की पावर माइनस 2। तो ये डायमेंशन आ गए किसके, ये डायमेंशन आपके पास के अपॉन एम के आ गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और एक हमारे पास ग्राफ बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो एनर्जी है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। तो अपन चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हो हमने पोजीशन बनाई है 0 माइनस एक्स एम और एक्स एम, डिस्प्लेसमेंट कह लो आप लोग। ये राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, और इस साइड हमारी एनर्जी आएगी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो एक्स एम पोजीशन है वहाँ पर क्या होगा। एक्स एम पोजीशन पे आपको पता है कि सारी की सारी आपकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर स्टोर हो जाती है, और जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक्स एम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे जैसे आप मतलब रिलीज़ करते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और 0 पे आके पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन उसके बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और एक्स एम पोजीशन पर जाके
वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यानी कि ये जो आपको यू शेप दिखाई दे रही है, ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए ड्रॉ किया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के लिए हमने बात की है। अब बात करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की। जो हमारे पास एक्स एम है, माइनस का हो चाहे प्लस का हो, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे उस टाइम पर ज़ीरो होती है, क्योंकि हमने उसको होल्ड किया हुआ है ब्लॉक को। जैसे ही हम लोग ब्लॉक को रिलीज़ कर देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू हो जाती है, और ज़ीरो पोजीशन पे इट विल बी मैक्सिमम, और वो वहाँ पे रेस्ट नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, वो आगे की तरफ ब्लॉक मूव करेगा और कहाँ तक जाएगा? एक्स एम पोजीशन तक जाएगा। अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, तभी वो स्प्रिंग आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, और सारी की सारी एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो यानी कि जो उल्टा यू है, दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो आप देख सकते हो कि ये ग्राफ इस तरीके से बना है, और हर पॉइंट पर जितनी मर्जी आप पॉइंट मतलब ले लो, तो उन पॉइंट्स पर जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम है, इट विल बी इक्वल। मतलब कि सपोज करो मैं एक्सएम पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो एनर्जी है काइनेटिक और यहाँ पे जो एनर्जी है पोटेंशियल, इसकी वैल्यू आप सपोज करो इस पॉइंट पर ये वाली वैल्यू, इनका सम कितने मर्जी आप पॉइंट बना लो, हर पॉइंट पर जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट यानी कि सेम रहने वाला है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने एक और बात दी हुई है कि ये जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में बट गई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कई बार काइनेटिक एनर्जी होती है, कई बार पोटेंशियल एनर्जी होती है, कई बार दोनों में से एक एनर्जी होती है, लेकिन कुछ भी हो, इन द एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से ये हम लोगों का जो टॉपिक है एज पर एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।